नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे दक्षिणी अमेरिका के विषय में, और कल हम दक्षिणी अमेरिका के पर्वतों के विषय में बातें कर चुके थे, जिसमें हमने एंडीज पर्वत के विषय में बात की थी। आज हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के पठारों के बारे में, दक्षिणी अमेरिका के मैदान के बारे में। तो दक्षिणी अमेरिका में पठारों के विषय में बात करें, दक्षिण अमेरिका के के पठार और इसके पठारों में चर्चा की जाए तो सबसे पहला जो पठार हमारे सामने आता है, इसे आप बोलोगे ब्राज़ील का पठार या ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। साथियों, इस ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का जो विस्तार है, ये कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा ब्राज़ील के लगभग आधे से अधिक क्षेत्रफल पर। तो ये कहाँ पर मिलने वाला है हमें? ब्राज़ील में अवस्थित है। और ध्यान रखना, ब्राज़ील में ये जो पठार है, ये प्राचीन प्राचीन भूखंड है, प्राचीन भूखंड है। अतः यह सिल्ड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये सिल्ड का उदाहरण है। ठीक है, इस पठार के विषय में अगर बात करते हैं तो इस पठार की जो स्थिति है, ये हमें ब्राज़ील में कुछ इस तरीके से मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा पठारी भाग है, इसी पठार को आप किसके नाम से जानते हो? ब्राज़ीलियन उच्च भूमि के नाम से। क्या कहा जाता है इसे? ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। ठीक है, तो ये जो पठारी भाग है, इसी पठार को साथियों हम किसके नाम से जानते हैं? ब्राज़ील का पठार। और इस ब्राज़ील के पठार से साओ फ्रांसिस्को और पराना जैसी नदियां होकर निकलती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसी पठार से साओ फ्रांसिस्को और पराना नदियों का उद्गम होता है। नाम क्या है इस पठार का? ब्राज़ीलियन पठार, जिसे ब्राज़ील का पठार भी कहा जाता है। यह ब्राज़ील के आधे से अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है साथियों, इस ब्राज़ीलियन पठार के पश्चिम में, यहाँ पर ब्राज़ीलियन पठार के पश्चिम में हमें एक पर्वत देखने को मिलता है। ब्राज़ील पठार के पश्चिम में हमें एक पर्वत देखने को मिलता है, जिसे ही किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा मोंटिक्योरा। मोंटिक्योरा और सेरा डी मार। तो इसके पश्चिम में अगर बात करते हैं तो इसके पश्चिमी भाग में आपको ये एक पर्वत देखने को मिलता है। इसी पर्वत को साथियों आप किसके नाम से जानोगे? तो ये जो पर्वत है, इसे तो कहा जाता है सियरा। क्या कहा गया इस पर्वत को? सियरा डी मोंटिक्योरा। सियरा डी मोंटिक्यूरा। और ऐसा ही एक और पर्वत आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी पर्वत को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा सियरा डी मार। ठीक है, पठार का नाम क्या है इसका? ब्राज़ील का पठार या ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, जिसे ब्राज़ील का पठार भी कहा जाता है। इसी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का ही जो भाग है, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि के अंदर ही आपको साथियों दो पठारी भाग और देखने को मिलते हैं।
जो कि यहाँ पर हमें ये एक पठार देखने को मिलने वाला है, इसी पठार को कहा जाता है बोरबोरीना का पठार। ये जो पठार है कहाँ पर है? ये बोरबोरीना, बोरबोरीना का पठार, जो इसी ब्राजीलियन उच्चभूमि या ब्राजील पठार का ही भाग है। साथ में ही इसके पश्चिम में हमें ये एक और पठार देखने को मिलता है। इसी पठार को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा माटो ग्रासो का पठार। क्या कहा जाता है इस पठार को? माटो ग्रासो का पठार। ठीक है, तो ये जो पठारी भाग है, इसी पठार को आप क्या बोलोगे? माटो ग्रासो का पठार। ये दोनों पठार इसी ब्राजीलियन उच्चभूमि का क्या है? भाग है। साथियों, इस ब्राजीलियन उच्चभूमि से यह एक नदी होकर निकलती है। इसी नदी को तो आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होगा साओ फ्रांसिस्को। और ऐसी ही इसी पठार से ये एक और नदी होकर निकलती है। इसी नदी को कहा जाता है पराना नदी। ठीक है, तो यहाँ से ये पराना और साओ फ्रांसिस्को जैसी नदियों का उद्गम होता है। यह प्राचीन भूखंड है, इसलिए यह सिल्ड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये सिल्ड का उदाहरण है। ठीक है, इस मैदान में अमेज़न नदी प्रवाहित होती है और इस अमेज़न नदी बेसिन में वर्षावन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में या जिन्हें सेलवास के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हुआ कौन सा पठार? ब्राजीलियन पठार या ब्राजील का पठार। इसकी विशेषताओं के विषय में बात करें तो प्राचीन भूखंड है, सो यह सिल्ड का उदाहरण है। पराना व साओ फ्रांसिस्को नदियों का उद्गम होता है। नदियों का उद्गम होता है। साथ में ही इस पठार के पूर्वी भाग में सियरा डी मोंटिक्योरा में कौन कौन सी पर्वत हैं? तो एक तो है सियरा डी मोंटिक्योरा व सियरा डी मार पर्वत अवस्थित है। ठीक है, वहीं इस पठार के विषय में बात करें तो इस पठार पर बोरबोरीना बोरबोरीना व माटो ग्रासो का पठार इसी का भाग है। ठीक है, साथ में ही यह प्राचीन भूखंड है, इसलिए इस पर खनिज भंडारों की प्रधानता है। खनिज भंडारों की क्या मिलती है? यहाँ पर बहुलता है। ठीक है, तो ये तो हुआ कौन सा पठार? ब्राजीलियन पठार। ब्राजील, जो कि ब्राजील में स्थित है, इसे ब्राजील का पठार भी कहा जाता है। ऐसे पठारों में साथियों हमें एक और पठार देखने को मिलने वाला है। इसी पठार को आप बोलोगे गुयेना का पठार। गुयेना पठार मूलतः गुयेना में है, लेकिन इसके विस्तार के विषय में बात करें तो यह कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, तो ये जो पठार है, इसी पठार को साथियों आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा गुयेना का पठार, जो गुयेना, वेनेजुएला, कोलंबिया, फ्रेंच गुयेना, सूरीनाम और ब्राजील में अवस्थित है। ठीक है, इस
गुयेना पठार के बारे में बात करें तो गुयेना पठार भी प्राचीन भूखंड है, सो यह भी सिल्ड का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह प्राचीन भूखंड है तो ये भी किसका उदाहरण है? सिल्ड का उदाहरण है। यह हो गया गुयेना पठार। ठीक है, अब देखो, इस गुयेना पठार के विषय में बात करें तो यह प्राचीन भूखंड है, सो किसका उदाहरण है? प्राचीन भूखंड, तो ये भी किसका उदाहरण है? सिल्ड का उदाहरण है। ठीक है, इस पठार पर अगर बात की जाए तो इस पठार पर ओरोनिको व इसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती है, जो यहाँ पर सहायक नदियां प्रवाहित होती है, जो इस पठार पर जलप्रपातों का निर्माण करती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसे एंजिल जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, एंजिल जलप्रपात जो ओरोनिको की सहायक केरो की सहायक चुरुन नदी पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात भी आपको किस पठार पर मिलता है? इसी पठार पर एंजिल जलप्रपात। और इस जलप्रपात के बारे में बात करें तो यह ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात है। साथियों, इस गुयेना पठार पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिन्हें ध्यान रखिएगा किसके नाम से जाना जाता है? लानोज। क्या कहा जाता है? लानोज। उष्ण कटिबंधीय वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, जिसे लानोज कहा जाता है। इस तरीके से यह पठार भी प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति व जैव विविधता की दृष्टि से क्या है? ये भी महत्वपूर्ण है। साथियों, ऐसे पठारों में हमने एक और पठार के बारे में बात की थी, नाम है, यहाँ पर हमें ये मिलने वाला है। इसी पठार को बोलोगे आप बोलिविया का पठार। तो ये जो पठार है, इसी पठार को हम किसके नाम से जानते हैं? बोलिविया का पठार, जो एंडीज पर्वत की श्रेणियों के मध्य में स्थित होने के कारण यह अंतरा पर्वतीय पठार है। कैसा है? अंतरा पर्वतीय पठार है। और अंतरा पर्वतीय पठार होने के कारण इस पठार पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। ठीक है, यह एंडीज पर्वत की श्रेणियों के मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। इसी पठार को आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होगा बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार। और इस पठार की विशेषताओं के विषय में बात करें तो नाम से लग रहा है मुख्य रूप से ये कहाँ पर है? बोलिविया में है और एंडीज पर्वत की श्रेणियों के मध्य में। एंडीज पर्वत की श्रेणियों के मध्य में स्थित अंतरा पर्वतीय पठार है। कैसा ये? अंतरा पर्वतीय पठार है। सो इस पठार में शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है और शुष्क परिस्थितियां होने के कारण इस पठार पर खारे पानी की
खारे पानी की झीलें मिलती है, जैसे पोपो झील। कौन सी झील? पोपो झील। साथियों, इसी पठार पर टिटिका का नामक मीठे पानी की झील है, जो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। आगे बढ़ते हैं। वहीं इसी पठार पर हमने पढ़ा था, एक लापाज शहर स्थित है, जो बोलिविया की राजधानी है, और लापाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ठीक है, तो ये तो हुआ कौन सा पठार? बोलिविया पठार। ऐसे पठारों में अगर बात करते हैं तो ऐसे पठारों में साथियों आपको एक और पठार मिलने वाला है। तो ये जो पठारी भाग है, इसी पठार को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा, देखो ये जो पठार है, इसी पठार को किसके नाम से जाना जाता है? तो पैटागोनिया पठार। क्या कहा जाता है? पैटागोनिया का पठार। ठीक है, तो ये जो पठार है, इसी पठार को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा पैटागोनिया का पठार, जो कहाँ पर स्थित है? तो अर्जेंटीना में। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। साथियों, यह पठार एंडीज पर्वत की वृष्टि छाया में है। किसकी छाया में है? और वेंडीज पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण यहाँ भी शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। एंडीज की वृष्टि छाया में, ठीक है, शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, और इस प्रकार इस पठार का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है, जिसे पैटागोनिया का मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, इस पठार का अधिकांश भाग कैसा है भाई? मरुस्थलीय है। ठीक है, जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये तो हुए साहब यहाँ के पठार। इससे आगे हम लोग बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल के विषय में। और दक्षिणी अमेरिका के डेजर्ट के बारे में बात की जाए तो दक्षिणी अमेरिका में हमें जो मरुस्थल मिलने वाले हैं, उनमें ध्यान रखना, एक मरुस्थल तो दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल, ठीक है, और इसके डेजर्ट के बारे में बात करें तो एक डेजर्ट तो आपको ये मिल रहा है, पढ़ा था अभी हमने। इसी मरुस्थल को आप किसके नाम से जानते हो? तो पैटागोनिया का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है ये? पैटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, इस मरुस्थल के विषय में बात की जाए तो यह ठंडा मरुस्थल है। किस टाइप का ये? ठंडा मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल है। साथ में ही यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं ऐसे डेजर्ट में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों आपको यह एक और मरुस्थल मिलता है,
जो चिली और पेरू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चिली और पेरू में स्थित है। ये जो डेजर्ट है, इसी डेजर्ट को आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होगा अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, नाम क्या है इसका? अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, ये जो मरुस्थल है ये आपको कहाँ पर मिलता है? तो चिली और पेरू में मिलता है। इस मरुस्थल की विशेषताओं के विषय में अगर बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे अटाकामा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, इसी मरुस्थल में आपको एक स्थान मिलता है अरिका। ये जो पैलेस है इसे ही आप क्या बोलोगे? अरिका नामक जो स्थान है यह विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। ठीक है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान इसी मरुस्थल में स्थित है, याद रखेंगे। वहीं इस मरुस्थल के विषय में बात करें तो इस मरुस्थल के अंदर साथियों आपको इसी मरुस्थल में हमें विश्व का सबसे बड़ा तांबे की खान मिल जाती है। क्या मिल जाती है? इस मरुस्थल के अंदर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक स्थान मिलता है जिसे कहा जाता है चिक्विका माटा। कौन सा स्थान है ये? तो आपका आंसर होगा चिक्विका माटा। ठीक है, ये इसी मरुस्थल में स्थित है और चिक्विका माटा विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है। विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार या विश्व की सबसे बड़े तांबे की खान। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। इस डेजर्ट के विषय में बात करें तो ये जो मरुस्थल है इस मरुस्थल में पक्षियों की बीट से पक्षियों की बीट से नाइट्रेट का निर्माण हुआ है और इस प्रकार इस पठार में पक्षियों के बीट से निर्मित सबसे बड़ा नाइट्रेट का भंडार भी स्थित है। किसमें? अटाकामा डेजर्ट की विशेषताओं के विषय में चर्चा करें तो इसकी विशेषताओं में आप एक विशेषता ये भी याद रखेंगे, पक्षियों की बीट से पक्षियों की बीट से निर्मित निर्मित विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट का भंडार। ठीक है, ये तो हुए यहाँ के क्या मरुस्थल। साथ में ही हम बात करते हैं यहाँ के मैदानों के बारे में। मैदान और दक्षिण अमेरिका के मैदानों के विषय में चर्चा करें तो साथियों यहाँ पर आपको ये जो पूरा का पूरा मैदान मिलता है इसी मैदान को किसके नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ये जो मैदान मिलने वाला है ये है उष्ण कटिबंधीय
घास का मैदान। ठीक है, और ये जो मैदान है, ये मैदान आपको कहाँ पर मिलता है? ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में ये जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, इन्हीं मैदानों को दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, सेरिडोज, सेरिडोज, ठीक है ना, कॉन्टिगस, कॉन्टिगस और पंपास, सॉरी कंपास। कौन सा है ये? कंपा पास। ठीक है, तो ये जो घास के मैदान है, ये कहाँ पर मिलते हैं आपको? ब्राजील के अंदर। कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और इन्हीं उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को आप किसके नाम से जानते हो? यहाँ पर सेरिडोस, कॉन्टिगस और कंपास के नाम से। कौन कौन से मिलने वाले हैं और सारे आपको कहाँ मिलते हैं? ब्राजील में नाम है कॉन्टिगस, कॉन्टिगस, सेरिडोस और कंपास। ठीक है, ये सारे जो घास के मैदान हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं आपको? ब्राजील के अंदर। वैसे ही यहाँ पर आपको एक और मैदान मिलता है। इसी मैदान को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा लानोज। क्या नाम है? लानोज। और ये जो लानोज है, ये कहाँ पर मिलते हैं? तो आपका आंसर होगा वेनेजुएला। ठीक है, यहाँ पर ये जो घास का मैदान आपको मिलने वाला है, इसे ही आप क्या बोलोगे? लानोज। ठीक है, और लानोज हमें कहाँ पर मिलता है? तो वेनेजुएला में। ठीक है, ये भी किस प्रकार का है? तो उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। ठीक है, ऐसे मैदानों में अगर बात करें, तो ऐसे मैदानों में साथियों पराना बेसिन में, कहाँ पर? पराना बेसिन में हमें यह एक और मैदान यहाँ पर मिलने वाला है। इसी मैदानी क्षेत्र को किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा ग्रान चाको, ग्रान चाको। और ये ध्यान रखना, स्थानीय वनस्पति का मैदान है। स्थानीय वनस्पतियों, या यूं कहा जा सकता है, ये भी किस प्रकार का मिलता है? तो ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, घास मैदान। ठीक है, चलिए, ऐसे मैदानों में साथियों आपको एक और घास का मैदान मिलने वाला है, जो अर्जेंटीना और इसका कुछ भाग आपको ब्राज़ील में भी मिलता है। इसी मैदान को आप किसके नाम से जानोगे? तो ये है पंपास। क्या नाम है इसका? पंपास। और ये जो पंपास घास का मैदान है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। नाम क्या है इसका? पंपास पंपास किस प्रकार का मैदान है ये, और मिलता कहाँ पर है? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। इस प्रकार में, इस मैदान में जो घास पाई जाती है, उसे अल्फा अल्फा घास के नाम से जाना जाता है।
कौन सी घास? अल्फा अल्फा या अल्फाफा घास के नाम से जाना जाता है, घास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी मैदान के बारे में बात करें, और ये जो कोट पेटागोनिया का पठार या पेटागोनिया का मरुस्थल जो आप देख रहे हो, इन दोनों को साथियों यहाँ से ये एक नदी होकर निकलती है, ये नदी इन दोनों को अलग करती है। इसी नदी को कहा जाता है कोलोरेडो नदी, अर्थात कोलोरेडो नदी पेटागोनिया पठार या पेटागोनिया मरुस्थल की जहाँ उत्तरी सीमा बनाती है, वहीं पंपास घास मैदान की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कर देती है। ये हुए यहाँ के मरुस्थल और यहाँ के मैदान। साथियों यहाँ पर बात करते हैं तो इस दक्षिण अमेरिका में जो कुछ बेहद महत्वपूर्ण द्वीप हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ स्थित द्वीपों में आपको एक द्वीप यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो द्वीप आपको यहाँ दिख रहा है, इसी द्वीप को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो गोला गेपोस द्वीप के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है इसे? तो ये जो द्वीप आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी द्वीप को आप किसके नाम से जानते हो साथियों? तो ये जो द्वीप है, इसी द्वीप को आप किसके नाम से जानोगे? तो क्या नाम है इस द्वीप का? गालापेगोस द्वीप। ठीक है, ये जो गालापेगोस द्वीप है, इस द्वीप पर आपसे पूछा जाए इस पर किसका अधिकार है, तो आपका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर का। किसका अधिकार है इस पर? इक्वाडोर का। ठीक है, एक तो ध्यान रखेंगे ये द्वीप क्यों महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना इस पर एक विशेष प्रकार के कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। पहले तो ये है कहाँ पर? तो इक्वाडोर में। ठीक है, इस द्वीप से भूमध्य रेखा भी गुजरती है, ध्यान रखना भूमध्य रेखा पर स्थित है, पर स्थित। ठीक है, इस द्वीप की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? यहाँ पाए जाने वाले कछुए की एक विशेष प्रकार की, और वो जो कछुआ है उसे ही क्या कहा जाता है? ओलिव ओलिव रिडले नामक कछुआ यहाँ पर पाया जाता है। अब ये जो कछुआ है ना, यह यहाँ से प्रजनन करने के लिए प्रवास करता है। ये इन कछुओं की महत्वपूर्ण विशेषता है। और ये जो प्रवास करते हैं कछुए प्रजनन करने के लिए जो जाते हैं, ये कहाँ पर जाते हैं? भारत में। ठीक है, भारत में कहाँ पर? तो भारत में ध्यान रखना उड़ीसा के तट पर, उड़ीसा तट पर। और उड़ीसा के तट पर भी किस जगह पर? तो उड़ीसा के तट पर आपको एक तटीय क्षेत्र मिलता है जिसे कहा जाता है गहिरमाथा। क्या कहा जाता है? गहिरमाथा तट पर। यहाँ से ये ओलिव रिडेल जो कछुए हैं, ये प्रजनन के लिए प्रवास करते हैं, और प्रवास करके जाते कहाँ हैं? भारत के उड़ीसा तट पर स्थित गहिरमाथा ब्रिज। और एक नदी का नाम है नदी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा रूसी कांटुंगिया। कौन सी? रूसी टुंगिया नदी। तो ये जो नदी है, इस नदी और इस
गहिरमाथा तट पर ये कछुए प्रवास करते हैं प्रजनन के लिए। अब भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा इन कछुओं के संरक्षण के लिए इस तट पर संरक्षण के लिए इस तट पर 1980 से इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, आईसीजी जिसे बोला जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इन कछुओं के संरक्षण के लिए इस तट पर प्रतिवर्ष ओलिविया ऑपरेशन चलाया जाता है, जो, ध्यान रखना, नवंबर से मई के बीच चलाया जाता है। कहां से कहां तक? नवंबर से मई के बीच भारत सरकार के द्वारा, अर्थात आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा 1984 से, कब से? 1984 से, ध्यान रखेंगे, नवंबर से मई के मध्य। कब से कब तक? तो ध्यान रखना, नवंबर से मई के मध्य ऑपरेशन ओलिविया संचालित किया जाता है। ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? इन कछुओं को प्रजनन के लिए एक सुरक्षित स्थान मुहैया कराना। मछुआरों पर और मछली पकड़ने वाले जैसे लोग जब इस तट पर घूमते हैं तो उनसे इनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है ऑपरेशन ओलिविया के माध्यम से। और ये ऑपरेशन चलाता कौन है? आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षा बल। कब से चला रहा है? 1980 से। ठीक है, तो ये सारा का सारा। और इस ऑपरेशन का संबंध उड़ीसा के किस तट से है? तो आपका आंसर होगा गहिरमाथा तट से। ठीक है, ऐसे द्वीपों में अगर बात करते हैं तो ऐसे द्वीपों में साथियों आपको एक द्वीप यहाँ पर मिलने वाला है। ये जो द्वीप है, इसी द्वीप को कहा जाता है पार्कलैंड। क्या कहा जाता है इसको? पार्कलैंड द्वीप। और ये जो द्वीप है यह अर्जेंटीना व यूके के मध्य विवादित द्वीप है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के मध्य विवादित द्वीप है। ऐसे द्वीपों में साथियों हमने एक और द्वीप के बारे में बात की थी, ये था टेरा डी फ्यूगो द्वीप। और इस द्वीप पर अर्जेंटीना व चिली का अधिकार है। ठीक है साथियों, इस दक्षिणी अमेरिका के विषय में बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में जो वनस्पति पाई जाती है इसके विषय में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। दक्षिणी अमेरिका की वनस्पति, ठीक है, और इसकी वनस्पतियों में एक तो हमें मिलता है सेलवास। और ये सेलवास आपको पता है ब्राजील में स्थित अमेज़न के उष्णकटिबंधीय सदाबहार या सदाबहार वन, या इन्हें क्या बोलोगे आप? वर्षा वन है। साथियों, इन वनों के विषय में बात करें तो यह वन वायुमंडल में उपस्थित संपूर्ण ऑक्सीजन की लगभग 20% ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। किसकी?
वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की लगभग 20% O2 उत्सर्जित करते हैं, इसीलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है। ऐसी वनों में अगर बात करते हैं तो एक और हमने बात की थी लानोज। ठीक है। और लानोज हमें कहाँ मिलते हैं? तो आपको पता है वेनेजुएला में। किसमें? वेनेजुएला में पाए जाने वाले, वेनेजुएला में स्थित उष्णकटिबंधीय वनस्पति को किसके नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा लानोज। इसके बाद हम लोगों ने चर्चाएं की थी मोंटाना। और ये मोंटाना क्या है? तो एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर पाई जाने वाली वनस्पति, ठीक है, को क्या कहा जाता है? मोंटाना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमने क्या देखा था? तो आपका आंसर होगा ग्रान चाको। और ये ग्रान चाको कहाँ पर है? पराना बेसिन में स्थित वनस्पति क्या कहलाती है? ग्रान चाको कहलाती है। पराना बेसिन में स्थित उष्णकटिबंधीय घास मैदानों को क्या कहा जाता है? ग्रान चाको। इसके बाद में कंपास, सेरिडोज, कॉन्टिगस, ये सारे कहाँ पर है? तो ब्राजील में। किसमें? ब्राजील में स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक है पंपास। और ये जो पंपाज है ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास के नाम से जाना जाता है। ये था दोस्तों दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका के पठार, दक्षिण अमेरिका के मैदान, यहाँ के द्वीप समूह और यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति पर हमने बात की। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के नदियों और दक्षिण अमेरिका के झीलों के बारे में। साथियों, कल दक्षिण अमेरिका हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।